हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। दिस इज एजुकेटर सिमरन। आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज हम सॉल्व करने वाले हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस। जी हाँ, पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है पहले ये देख लेते हैं। तो ये सब्जेक्ट का नाम है एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट या बोले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दोनों ही सब्जेक्ट के लिए ये आज का पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर बात आती है कि मैम ये पीवाईक्यू क्वेश्चन किस यूनिवर्सिटी का है, किस कॉलेज का यूनिवर्सिटी कराती है। तो ये आपका जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो है लखनऊ यूनिवर्सिटी का। लखनऊ यूनिवर्सिटी का याद रखिएगा, ईयर कौन सा है, 2023 का है। ओके, 2023 ये ईयर है। 2023 का पीवाईक्यू क्वेश्चन है किस सब्जेक्ट का, एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। ओके, तो ये जो सब्जेक्ट है आपका जो बैच है टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप जो है उसमें ऑलरेडी ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, फुल्ली सिलेबस कवर्ड हो चुका है। लेकिन आपके एग्जाम पास आ रहे हैं, तो एग्जाम पास आ रहे हैं तो इसके लिए आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस करना जरूरी हो जाता है। तो जिसका भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू देखना। लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर है मतलब आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, आंसर्स लिखने हैं और सब्जेक्टिव टाइप का है, तो उस केस में आपका ये पीवाईक्यू क्वेश्चन का जो आज का लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं पहले ये देख लेते हैं। ठीक, तो हमारा जो क्लास स्टार्ट होगा, ये क्वेश्चंस तो मैं दिखाऊंगी आपको, उस पर बात करेंगे हम। क्वेश्चंस दिखाऊंगी, ये भी बताऊंगी कि आपको जब सब्जेक्टिव पेपर लिखना होता है, जब आप थ्योरेटिकल पेपर लिखने जाते हो, एक तो आपका थ्योरेटिकल पेपर है, एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट पूरी तरीके से थ्योरेटिकल पेपर है। ठीक, इसमें कोई न्यूमेरिकल जैसा चीज नहीं रहता है, थ्योरेटिकल पेपर है। क्वेश्चन आंसर टाइप रहेगा, जो पूछा है उतना लिखना होगा। ठीक है, अब एग्जाम में हॉल में पहुंचने पे आप पहुंच गए, आपको पेपर मिल गया। अब किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है अपने क्वेश्चंस को, कहाँ कितना लिखना है, किस क्वेश्चन में कितने वर्ड्स रहने चाहिए, कितना कंटेंट रहना चाहिए, इसकी बात आज हम पूरे डिटेल में करेंगे। और साथ ही साथ आपके लिए मैं इन सारे क्वेश्चंस का, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ऐसा नहीं कहूंगी कुछ का बना के लाई हूँ कुछ का नहीं लेके आई हूँ, सारे क्वेश्चंस का आंसर बना के लेकर आई हूँ, तो उसको भी हम देखेंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले क्वेश्चन ही देख लो क्या है। ठीक, क्वेश्चन दिखाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको समझ में आ सके पीवाईक्यू क्वेश्चन हम क्यों कहते हैं देखने को, इसलिए बस कहते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरीके से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं, क्या उसका पैटर्न रहता है, किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक, चलो ध्यान देते हैं। इस पे बात करूंगी, फिर आपके सिलेबस पे भी जाऊंगी मैं। ठीक, सिलेबस भी दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके क्वेश्चन है। अब पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन मतलब पैटर्न बस अटेम्प्ट्स ऑफ क्वेश्चन का चेंज हुआ है, अंदर के जो कंटेंट आते हैं वो लगभग इसी हिसाब से आते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया गया ये जरा ध्यान देना, इस पे ध्यान देने की बात ये है कि पूछा है व्हाट इज मैनेजमेंट, पूछा है व्हाट इज मैनेजमेंट, डिस्कस द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इन डिटेल। हर जगह देखना, हर जगह कोई भी ऐसा ही क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें मल्टीपल ऑफ चीजें ना पूछी हो। ठीक, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा है राइट अ डिटेल नोट ऑन ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू मैनेजमेंट थॉट। ठीक, आपको मानव संबंध विचारधारा पर एक टिप्पणी देनी है आपको। ठीक, इस वाले में क्या था, प्रबंध क्या है और इसकी प्रकृति का विस्तार में बताएं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या आ गया, प्लानिंग क्या है, एक क्वेश्चन उसके अंदर आ गया, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइन एंड लाइन स्टाफ रिलेशनशिप। ठीक, रेखा एवं रेखा व कर्मचारी संबंध के अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, उसके बाद क्या गया, ऐसे क्वेश्चंस भी दिखने को मिलते हैं कि सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस पूछा है। ठीक, अभी तो इसमें सिर्फ क्वेश्चंस वैसे पूछ लिया, एज इट इज में बता दिया क्या क्या आपको बताना है। एक आता है आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर देना है, उस फॉलोइंग्स में एक दो तीन क्वेश्चन भी रह सकते हैं, चार क्वेश्चन भी रह सकता है, नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगी उसमें 5 क्वेश्चन भी है। तो इस तरीके से आपका वैरायटी आ सकती है, आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको वैरायटी दिख सकती है क्वेश्चंस किस किस तरह से फ्रेम होती हैं। ठीक, तो ये आ गया, आप आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। मार्क्स को भी ध्यान देना, क्या कह रहा है, 3 × 5 लिखा है 15, मतलब हर क्वेश्चन यहाँ पे कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है। हर ईच क्वेश्चन यहाँ लिखा है ना कि यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट स्लाइड पे है आपका 6 7 8 9 एंड देन 10। ठीक, ये 10 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इन 10 में से देख रहे हो आप, आपके जो थ्योरेटिकल पेपर उसमें कितना ज्यादा ऑप्शन रहता है कि 10 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उसमें से आपको 5 करने हैं, तो एकदम आधे ही करने हैं, तो कुछ तो 5 ऐसे होंगे जो आपको आ रहे होंगे। अभी उस पर बात करेंगे कैसे आपको सिलेक्शन करना है अपने क्वेश्चंस का,
कि आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है, ठीक, उसकी बात करेंगे। फिलहाल भी बस क्वेश्चन देखो। आंसर द फॉलोइंग, 3 क्वेश्चन पूछा है। अब मतलब क्या हो गया, 3 into 5, मतलब हर एक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का है। ये 5 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का। अब क्यों ये एग्जामिनेशन में आपका क्यों क्वेश्चन मार्क्स पे डिपेंडेंट रहता है, मतलब मार्क्स बताया रहता है कि इतने मार्क्स का है। अगर वो ना बताया रहे तो आप तो पता नहीं क्या लिखोगे, या तो कुछ भी नहीं लिखोगे, थोड़ा सा लिख के चले जाओगे। तो मार्क्स बताने का रीजन ही ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना लिखना है, कितने वर्ड्स का आपको लिखना है, कितने पेजेस का आपको अपने आंसर को वहां पर लिखना है। तो यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं, बता दिया है कि 3 into 5, मतलब हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। यहाँ 3 क्वेश्चन है, कोई ऑप्शन नहीं है, सारे तीनों के तीनों अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। 6 क्वेश्चन क्या है, इसमें भी देखना 3-4 क्वेश्चन होंगे। ट्रेनिंग बताओ क्या है, ठीक, और बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज एंड टू ऑर्गेनाइजेशन। और बेनिफिट बताओ, ठीक, बेनिफिट बताओ कि क्या लाभ होता है एक एम्प्लॉय को और एक ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक। दूसरा क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीडरशिप, लीडरशिप क्या होता है ये बताओ, और एग्जामिन करो डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप विच इज बेटर एंड व्हाई, डिस्कस। 3-4 क्वेश्चन हो गए एक ही में, तो ये 15 मार्क्स का टोटल है। अब हम यहाँ डिवाइड करना सीखेंगे कि किसमें कितने मार्क्स का डिवाइड करें, इस टोटल 15 मार्क्स को एक क्वेश्चन में किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, और फिर उस हिसाब से हम अपने कंटेंट को लिखेंगे। तो वो बहुत ही सुंदर भी दिखेगा, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, एकदम कैची लगेगा, तो वो बढ़िया होगा, आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन द डेफिनेशन, नेचर एंड नीड ऑफ कंट्रोल। 3 क्वेश्चन आ गए इसमें भी। अब देखो ये जो 9th वाला क्वेश्चन है, इसमें सीधे सीधे 2 क्वेश्चन दिए, ए और बी करके दिया है, कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों का दोनों करना है। अगर कर रहे हो इस क्वेश्चन को, 9 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ये दोनों लिखना ही लिखना है। ऐसा नहीं कि 9 क्वेश्चन में पहला आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है तो छोड़ देते हैं, एक इसमें कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें से कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। करोगे तो सब करना होगा, इसीलिए आपका जो सिलेक्शन होना चाहिए क्वेश्चन का, वो बहुत ही सोच समझ के होना चाहिए, ठीक। 9 क्वेश्चन ऐसे हुआ, और 10 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नोट लिखना है, किन्हीं 3 पे, ऑफ एनी 3, किन्हीं 3 पे आपको लिखना है। तो अभी 1 2 3 4 5 दिया है, इन 5 में से 3 पे लिखेंगे। ये भी सेम है, 5-5 नंबर का ईच है, 3 करना है तो 5-5 नंबर का ईच है। ओके, चलो ये तो क्वेश्चन हमने देख लिया, लगभग अभी ऊपर ऊपर ही दिखाई हूँ, सॉल्यूशन जब दिखाऊंगी तो फिर दिखाऊंगी कैसे आपको आंसर लिखना है, ठीक। लगभग हमने क्वेश्चंस देख लिया। अब बात आती है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, आपको आपको शीट मिलती है, फर्स्ट पेज पे आपको अपने सारे डिटेल्स भरने होते हैं। तो आराम से एग्जामिनेशन टाइम, अगर जो भी टाइम है 9 बजे है, 1 बजे है, जिस भी टाइम पे आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला होता है, उसकी कोशिश करना 15 मिनट पहले तक पहुंच जाना। 15 मिनट पहले पहुंचने का रीज़न ये होता है कि अगर आप 15 मिनट पहले पहुंच जाओगे, तो जो आपको अपना नाम भरना है, फादर नाम, कॉलेज का नाम, कोड जो होते हैं, बुकलेट नंबर, सीरीज जो भी होता है, और अपना रोल नंबर भरना होता है, इन सब चीज़ों को भरने के लिए आपको पहले ही, आपका एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही आपको वो 15 मिनट मिल जाए, और उस 15 मिनट में आप वो सारी चीज़ें वहाँ पर भर दो। तो कोशिश करना, कोशिश क्या मतलब, मैं सजेस्ट ही करूँगी आपको कि ज़रूर से एग्जामिनेशन हॉल पे अपने एग्जाम स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले पहुँचोगे, तो वो लोग आपको आंसर बुकलेट दे देते हैं, ताकि आप उसमें भर सको। ऐसा नहीं कि वो एग्जाम स्टार्ट होगा तब आपको बुकलेट देंगे, उसके पहले ही आपको आंसर बुकलेट दे देते हैं। क्वेश्चन वाला जो पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर जो होता है, वो आपको भले जब एग्जाम का टाइम हो जाता है, 1 बजे से टाइम है, तो 1 बजे करेक्ट मिलेगा, ठीक। मुझे नहीं पता आपका टाइमिंग क्या रहेगा, एक अंदाजा बता रही हूँ कि जिस भी टाइम पे होगा उसके 15 मिनट पहले आप पहुंच जाओ, ठीक। पहुंच जाओगे तो आपके पास मेंटल पीस भी रहेगा। हड़बड़ी में, क्योंकि वो जो डिटेल्स होते हैं उसको भरने में, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं होता है, आपको आता नहीं है, लेकिन हड़बड़ी में, जल्दी जल्दी में, प्रेशर में आप उसको गलत भर सकते हो, ठीक। तो उसको गलत नहीं भरना है, तो इसलिए टाइम के पहले पहुंच जाना, ठीक। पहला आपका सजेशन मेरे लिए ये है। दूसरा टॉपिक, दूसरा आपका पॉइंट क्या है, याद रखना ये सारे पॉइंट जो बता रही हूँ, फर्स्ट कि आपको 15 मिनट पहले पहुंच जाना है किसी भी हाल में अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे, ठीक। सेंटर पे नहीं, आपका जो रूम नंबर है, जिस रूम में आपका एग्जामिनेशन सेंटर, तो आप आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले भी जा सकते हो, चले जाना, लेकिन अपने एग्जामिनेशन हॉल जो आपका है, जो क्लास है, जो आपका जो अलॉटेड आपको क्लास है, उसमें 15 मिनट पहले पहुंच जाना, ठीक। और बुकलेट, आंसर बुकलेट ले लेना, उस पर अपनी डिटेल्स भर लेना, ठीक। पहला ये आपका हो गया। दूसरा क्या करना है, जब आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिलता है। क्वेश्चन पेपर आपने लिया, अब क्वेश्चन पेपर मिलते ही सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मान लो यही था, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मैनेजमेंट, डिस्कस द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इन डिटेल। सबको आता है ये, सबको जब सब्जेक्ट ही वही है, एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, तो किसको नहीं आता होगा मैनेजमेंट, सबको आता होगा। तो ऐसा नहीं कि सबसे पहला क्वेश्चन पढ़े कि हाँ ये तो आ रहा है, जल्दी से बुकलेट खोलें और हेडिंग डालें और फिर लिखना शुरू कर दिए, नहीं।
पहले 5 मिनट समय लेना। 5 मिनट समय लेके क्या करना है, 5 मिनट समय लेके जो अभी हम पिछले 2 मिनट में किए हैं, अभी 2 मिनट में भी बताया ना क्या-क्या क्वेश्चन है, बस आपको पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछे कौन-कौन से गए हैं। ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछा गया और आइडेंटिफाई करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि किस मेन टॉपिक से पूछा जा रहा है। आपको पूरा सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस में जितना भी कंटेंट आपने पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है उसी को जानते होगे ना, जो नहीं पढ़ा हो तो जानते ही नहीं हो। लेकिन जो आपने पढ़ा है, और अभी बता देती हूँ, सॉरी टू ब्रेक, बट इसमें जितना भी क्वेश्चंस दिए हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि हमने आपके जो आपका लेक्चर चला है एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट का, जो आपकी क्लासेस चली हैं, उसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो पढ़ाया नहीं गया हो। ठीक, सारे टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, तो पढ़े तो हम सब हैं। ठीक, पढ़े हम सब हैं, लेकिन अब हो सकता है कि कुछ ज्यादा अच्छे से पढ़े हैं, कुछ कम अच्छे से पढ़े हैं। तो जो थ्योरेटिकल पेपर तो थोड़ा सा बड़ा होता है, सब पढ़ना मुश्किल होता है। कुछ पढ़े होते हैं एक आध चीजें, या कुछ चीजें स्किप हो रही होती है, माइंड में नहीं बैठा है, या कुछ अंदर ऐसा चीज पूछ लेता है जो हमको शायद ना पता हो। मतलब हम पढ़े तो हैं उस टॉपिक के बारे में, लेकिन हम उसका ये चीज तो नहीं पढ़े हैं। ठीक, ऐसी चीजें, ऐसे सिनेरियोज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, किसी भी पेपर में हो, चाहे ये एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट हो, चाहे अदर किसी भी पेपर में हो। ठीक, एक नॉर्मल आपको पीवाईक्यू बताने का मेरा रीजन ही यही था कि आपको सिखा सकूं कि पेपर कैसे आपको रीड करना है। ऑब्जेक्टिव में तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे पढ़ते ही लास्ट तक जाओगे। ठीक, एक बार में सब लास्ट तक नहीं पढ़ सकते, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आप पढ़ सकते हो। 10 ही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को आप 5 मिनट स्टार्टिंग में पढ़ सकते हो। तो आप उठाओ, और सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। चाहे हिंदी में कर रहे हो, चाहे इंग्लिश में कर रहे हो, जिसमें भी आप लैंग्वेज में प्रेफर करते हो, उस अपने लैंग्वेज में आप उसको पढ़ो। हिंदी में पढ़ो तो हिंदी में पढ़ो तो प्रबंध क्या है, और इंग्लिश में पढ़ो तो मैनेजमेंट क्या है। ठीक, तो अब ऐसा नहीं कि पहला आप पढ़ लिया मैनेजमेंट क्या है ये पूछा है, अब बस इतना तो पता ही है मैनेजमेंट क्या होता है, हमको ऐसा नहीं करना है। आगे भी देखना है कि पूछ क्या रहा है। क्या पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है मैनेजमेंट का, डिटेल में पूछ रहा है। क्या कह रहा है, डिटेल में आप मैनेजमेंट का नेचर बताओ। तो ऐसा नहीं कि एक आध नेचर पता था हमको तो चलो इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन ध्यान, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ आप 5 नंबर का आंसर लिख के नहीं आ सकते कि मैनेजमेंट का एक आध मीनिंग लिख दिया, थोड़ा एक डेफिनेशन लिख दिया, और 4-5 जो नेचर हमको पता था उसके बारे में लिख दिया। ऐसे आपका आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक, पूरा नहीं माना जाएगा। जब 15 नंबर का है तो अब इसको हमें डिवाइड करना पड़ता है। एक डिवीजन बताऊंगी अभी, डिवाइड करना पड़ता है कितने मार्क्स का ये मैनेजमेंट का डेफिनेशन लिखना है, व्हाट इज मैनेजमेंट लिखना है, और उसका कितने मार्क्स में नेचर लिखना है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, तो सबसे पहले आपको दोनों पार्ट आना चाहिए। आपका जो पूरा क्वेश्चन है, आपको सिलेक्शन करना सिखा रही हूँ कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है, वो 5 मिनट में स्टार्टिंग में अपने क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या करना है, देखना है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन आ रहा हो। पहला पॉइंट, पूरा क्वेश्चन आ रहा हो। ठीक, तो ये पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ा, दोनों पार्ट आ रहा है, ठीक है। इसमें देखा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की बात कर रहा है, तो ये जो था ये इवोल्यूशन ऑफ जो मैनेजमेंट है या थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट है, उस पार्ट से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें से एक पार्ट से पूछा गया है, 3 है ना, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न। ठीक, तो ये न्यू क्लासिकल का एक छोटा सा पार्ट था, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ठीक, तो ये उसमें से पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, और आपको उसके बारे में, उस पर्टिकुलर मेन टॉपिक के बारे में कितनी जानकारियां हैं। ठीक, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर ये पढ़ लिया, सेकंड में सारा पढ़ो। प्लानिंग पूछा है तो ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमको, ये दोनों चीज आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल पेपर में डिफाइन प्लानिंग लिखा है तो प्लानिंग का आप नेचर फीचर्स नहीं बता सकते हो। बता सकते हो, आप बिल्कुल बता सकते हो, लेकिन जो पूछा है उसको आप स्किप नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्टिव हटा देते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है तो नेचर लिख देते हैं, या काइंड लिख देते हैं, प्रोसेस लिख देते हैं प्लानिंग का। एक्स्ट्रा चीजें तब करो जब आपको इनके अलावा कुछ आ रहा हो और आपके पास टाइम हो। लेकिन जब टाइम ना हो और वही मेन चीज नहीं आ रहा है तो एक्स्ट्रा चीज लिख कर आप एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो गेन नहीं कर सकते। तो जो पूछा गया है उसको आपको लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, आपको लिखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस पूछा गया है, लिखना पड़ेगा। ठीक, वो कंपल्सरी हो जाता है। तो ये तीनों चीज आ रहा हूँ आपको। नेक्स्ट, लाइन और स्टाफ रिलेशनशिप की बात कर रहा है, तो ये आपके डिपार्टमेंटेशन में आ जाता है, फंक्शंस जो आपके आ जाते हैं उसमें। तो उसमें भी आगे लिखा है कि मेरिट और डीमेरिट भी बताना है। तो आपको लाइन एंड स्टाफ का पहले तो डिफरेंस पता हो, डिफरेंस आना चाहिए, और साथ ही साथ इन दोनों का आपको मेरिट और डीमेरिट भी पता होना चाहिए। कैसे सिलेक्ट करो ये बता रहे हैं कि आपको इतना चीज पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज नॉट अ लॉस ऑफ पावर। ठीक, एक आपका यहाँ पर लाइन दिया है कोटेशन में, इसमें इसने पूछा है कि क्या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ लॉस ऑफ पावर, क्या आप अपनी अथॉरिटी जो आपको मिली है
अगर आप किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो, दे रहे हो, तो क्या आपका पावर कहीं से कम हो रहा है, कहीं से गिर जा रहा है? तो ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पर एक आपको असर्शन दिया गया है, आपको बताना है कि ये होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट है रोल ऑफ एनवायरनमेंट ऑन मैनेजमेंट प्रोसेस, प्रबंध प्रक्रिया पर वातावरण की प्रभाव क्या है, ठीक, ये आपको बताना है। व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पुअर ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या चीजें हैं जिससे आप एक खराब संगठन उसको बोल सकते हो, ठीक, क्या क्या परिणाम होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आने चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें से ये आ रहा है और ये दोनों नहीं आ रहा है, या ये दोनों आ रहा है और ये वाला नहीं आ रहा है। तो जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उसमें से ये चेक करो कि आपको उसका पूरा पार्ट आ रहा हो, आधा अधूरा नहीं, पूरा पार्ट आ रहा हो, ठीक। तो अब चलो सिलेक्शन तो बता दिया, इस तरीके से होगा। नेक्स्ट साइड पे भी यही सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें भी पार्टीशन दिया है कि ट्रेनिंग क्या है, बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग भी लिखना है, एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट, ऑर्गेनाइजेशन क्या बेनिफिट है, ये दोनों लिखना है, ठीक। लीडरशिप क्या होता है ये लिखो, और डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। देख रहे हो एक क्वेश्चन में कितना ज्यादा है, और फिर ये भी पूछ लिया कि कौन सा बेटर है, बताओ रीजन बताओ, वाई, विच वन इज बेटर, ठीक। फिर क्या है कंट्रोल का, ये मेन टॉपिक हो गया। देखो भले स्टार्टिंग में नहीं दिया लेकिन लास्ट में नहीं दिया, कंट्रोल का आपको बताना है क्या, डेफिनेशन, नेचर और नीड, ठीक। तो वो कंट्रोल आपके जो मैनेजमेंट फंक्शन है वो कंट्रोल से पूछा गया है। इसमें मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की बात की गई है और वेरियस काइंड ऑफ कंट्रोल की बात की गई है। तो इन दोनों के बारे में पूछा है, दोनों अटेम्प्ट करना जरूरी है। इसमें ऑप्शन है कि आप बजटरी कंट्रोल पर आ रहे हो, डिपार्टमेंटेशन बता रहे हो, मैनेजमेंट प्रोसेस बता रहे हो, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन बता रहे हो, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बता रहे हो। अगर मुझे अटेम्प्ट करना हो, अगर हमको अटेम्प्ट करना हो, अगर मेरे सामने पेपर आए तो हम क्या अटेम्प्ट करेंगे, मुझे सबसे अच्छे से ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन समझाने आता है, ठीक। हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में सबसे पहले शुरू करेंगे कम्युनिकेशन से, क्योंकि 5 नंबर का लिखना है ना, सीधे ग्रेपवाइन पे थोड़ी चले आएंगे। पहले कम्युनिकेशन से शुरू करेंगे, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के बाद उसके काइंड्स बता देंगे थोड़े से, हल्का सा, ज्यादा नहीं, सब डिटेल में वही नहीं लिख देना है, हल्का सा स्टार्ट करने का ना, इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो कम्युनिकेशन क्या है बताएंगे, उसके काइंड क्या क्या है, किस टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक, वो बता देंगे थोड़ा सा। उसी में आता है आपका एक ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। फिर हम आ जाएंगे ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसके क्या फीचर्स हैं, एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, उसकी बात हम फिर यहाँ पर कर देंगे। तो इतना मुझे पता चल गया ना कि हमको इतना चीज आ रहा है, इतना चीज हम लिख सकते हैं। तो ये मैं सेलेक्ट करूंगी। मैनेजमेंट प्रोसेस जो है हम ये पढ़ें, क्योंकि स्टार्टिंग में मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ाया जाता है, तो इसका तो डायग्राम भी मेरे पास है, हम इसको चाहें तो ऐसे फ्लो चार्ट फॉर्म में उसको बना भी सकते हैं प्रोसेस को, तो ये भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी डिपार्टमेंटेशन भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, या बजटरी कंट्रोल, अब तो ऑप्शन है, तीन में से तो कोई एक तो और करना ही है। तो मैं चलो मान लिया डिपार्टमेंटेशन करेंगे, तो डिपार्टमेंटेशन भी हमको सब कुछ पता है कि डिपार्टमेंटेशन क्यों किया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं तो अब उसके अंदर कितने डिपार्टमेंट्स आते हैं, किन किन फंक्शनल डिपार्टमेंट्स बनते हैं, फिर उनका काम क्या क्या होता है। तो ये सब चीजें मैं डिटेल में लिख सकती हूँ। तो जो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या उसमें एड ऑन दे सकते हो, क्या क्या बता सकते हो, क्या अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन जितना अच्छा रहेगा थ्योरेटिकल पेपर में, जो आपका एग्जामिनर होगा उसको कैची लगेगा, उसको दिखेगा, आपके पेपर को पलटते ही समझ जाएगा कि यस यहाँ पर कहानियां नहीं लिखी गई हैं, यहाँ पर कंटेंट लिखा गया है, मैटर्स अच्छे अच्छे यहाँ पर भरे गए हैं, लिखे गए हैं। सो आपको इन चीजों का ध्यान देना है, ठीक है। तो किस तरीके से सिलेक्शन करना है मैंने बता दिया, यहाँ पर ये चीज हो गया। अब यहाँ पर 3 कंडीशन आती है, इतना पढ़ने के बाद लास्ट तक 10 क्वेश्चन तक आ गए। कंडीशन ये आती है कि मैम एक तो ऐसा बच्चा होता है जिसको परफेक्टली वो अपना आइडेंटिफाई कर लेता है कि इन 10 में से हमको कौन सा 5 करना है, जिसमें से उनको उसका पूरा पार्ट आ रहा हो, ठीक, ऐसे बच्चे होते हैं। एक बच्चे ऐसे होते हैं। दूसरा कंडीशन क्या हो जाता है, दूसरा कंडीशन ये होता है कि हमें सब आ रहा है मैम, ये 1 से लेके 10 तक हमें सारे आ रहे हैं, सब में हमको सब कुछ आ रहा है, अब कौन सा सेलेक्ट करें। वहां पर आपको फिर हल्का सा दिमाग लगाना होगा कि इन सब में से जो आपको सब आ रहा है, ठीक, जो सब आ रहा है उसमें से आप कौन सा सबसे बेटर आंसर लिख सकते हो। आना अलग चीज होता है और उसको रिप्रेजेंट करके दिखाना अलग चीज होता है, ठीक। पढ़ने को तो हम सब पढ़े होते हैं, ठीक, लगता है कि हाँ ये भी तो पढ़े हैं, ये भी तो पढ़े हैं, लेकिन उसको पढ़ने के बाद आप कौन सी चीज को अपने कॉपी पे उतार सकते हो, लिख सकते हो, वो चीज आपको अटेम्प्ट करना है। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि मैम हमें तीसरा क्वेश्चन कुछ ही आ रहे हैं, समथिंग, कुछ कुछ आ रहे हैं, सब में से कुछ कुछ ही आ रहे हैं, सारे नहीं आ पा रहे हैं, या हम 5 जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ में चौथा कंडीशन ये नहीं रखूंगी कि हमें कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो मैं मान के जा रही हूँ कि आप पढ़ के जा रहे हो, हमसे ही पढ़े हो, और पढ़ के जब जा रहे हो मैंने पढ़ाया है तो मैं मान के जाऊंगी कि आपको ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि कुछ भी ना है, ठीक। तो
ये 3 कंडीशन हो सकते हैं कि आपने परफेक्टली कुछ पढ़े नहीं होंगे, तो इसमें से जो 5 आपको बेस्ट लग रहा था वो आपने सेलेक्ट कर लिया। दूसरा कंडीशन क्या कि आपको सब आ रहा है, तो सब में से जो सबसे बेटर लिख सकते हो, सबसे बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने आंसर को, वो सेलेक्ट कर लो। तीसरा क्या आ गया कि सब में से कुछ कुछ आ रहा है, तो कुछ कुछ वाले में भी सबसे यही देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा है जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप अपने मन से भी बनाकर, भले एकदम से एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, लेकिन अपने मन से बनाकर बढ़िया से आप अपनी चीजों को उसमें लिख सकते हो। सबसे ज्यादा किस में आप अपना 100% दे सकते हो किस क्वेश्चन में, ये आपको फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये था आपका क्राइटेरिया कि आप कैसे अपने आंसर्स को सेलेक्ट करते हो। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ तक क्लियर होगा तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन पे चलेंगे हम और देखेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चंस को डिवाइड करते हुए अपने आंसर्स को लिखना है। चलें आगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लास्ट में याद रखना, इस लेक्चर के लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, जिससे आप अपने आंसर को, थ्योरेटिकल आंसर्स को बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक, चलो अब चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन हमने देख लिया है किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को पढ़ने हैं, किस तरह से अपने क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने सिलेक्शन सही नहीं किया है वो स्टार्टिंग के 5 मिनट में, तो वो आपके आगे के फ्लो को ब्रेक करता है। तो सिलेक्ट कर लो स्टार्टिंग में ही कौन से करने हैं। कंफ्यूजन लगे कि हमको सिर्फ 4 ही समझ में आ रहा है, पूरे 5 हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जो 4 पहले आ रहा है वो 4 पहले कर लो, फिर लास्ट में देखो कि और 5वां एक आखिरी कौन सा कर सकते हो। ठीक, ये आप ऑप्शन रख सकते हो, इतना कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एकदम प्रेशर है कि 5 अभी कभी सेलेक्ट करना है। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एकदम से करना ही करना है, मैम ने कह दिया तो ये करना ही करना है, ऐसा नहीं है। जितना आपको एकदम से, लेकिन मेरा बताने का मोटिव ये था कि स्टार्टिंग का जो 5 मिनट है वो आपको एक 3-4 क्वेश्चन तो एकदम बता ही देता है कि आपको कौन सा एक्चुअल में अटेम्प्ट करना है। एक आध में कंफ्यूजन हो सकता है कि ये करे कि वो करे, किस में ज्यादा कंटेंट है, तो उसको बाद में जब वो टाइम आएगा तब सोचना, लेकिन फिलहाल आप ऐसे करके आगे बढ़ सकते हो। चलो इधर यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक, यहाँ पर हमें क्या सीखना है, यहाँ हमें सीखना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होना चाहिए। तो अब याद रखना आपके 3 कंडीशन बनते हैं। ठीक, 3 या 2 ही कंडीशन बनते हैं, समझ लो। यहाँ हमने जो देखा है वो क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस 2 तरीके के आपको दिखे हैं। ठीक, या तो एक ऐसा क्वेश्चन दिखा है जिसमें 2 पार्ट है। ठीक, क्वेश्चंस को अगर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक, क्वेश्चंस को अगर 2 पार्ट में डिवाइड किया तो क्या करना है, या 3 कंडीशन भी बन सकते हैं आपके, बताऊंगी। एक है कि इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, दूसरा है 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक, और तीसरा है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और हाँ चलो 2 ही है, तीसरा नहीं है, 2 ही है। ठीक, ये 2 पार्ट में हो गया। अब इस दूसरे वाले में भी 2 क्राइटेरिया आ सकता है। ठीक, हाँ इसमें 2 क्राइटेरिया आ सकता है। कैसे इसको करना है, कलर मैं चेंज करती हूँ, बहुत ही लाइट लग रहा है, आई होप आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्वेश्चंस जो हैं 2 पैटर्न में चलते हैं। ठीक, 2 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं और 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। ठीक, तो जो ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें एक कंट्रोल वाला क्वेश्चन था, दिखा देती हूँ। एक कंट्रोल वाला क्वेश्चन था, कहाँ गया, हाँ ये था। ठीक, ये एक्सप्लेन द डेफिनेशन, नेचर एंड नीड। 3 क्वेश्चन इसमें पूछ लिया, डेफिनेशन बताओ, नेचर बताओ और नीड बताओ। तो ऐसा अगर क्वेश्चन है 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो मतलब हर एक पार्ट जो है, हर एक सिंगल पार्ट जो है कितने मार्क्स का हो गया, 5-5 का ईच हो गया। ठीक, 5-5 मार्क्स ईच का एक क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड करके उन्होंने बना दिया। तो ये तो एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, 2 पार्ट वाला। अब इस 2 पार्ट में 2 क्राइटेरिया आते हैं। 2 क्राइटेरिया कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे यही देख लो, लिखा है व्हाट इज मैनेजमेंट, डिस्कस द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इन डिटेल। क्या लिख दिया यहाँ पर लास्ट में, इन डिटेल बताओ। तो इसको कैसे हम बांट सकते हैं, इसको हम ऐसे बांट सकते हैं कि पहला वाला जो है वो 5 मार्क्स का, ठीक, और दूसरा वाला जो है, पहला वाला 5 मार्क्स का और दूसरा वाला आपका 10 मार्क्स का यहाँ पर बन जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स, जिसमें आपको मैनेजमेंट को थोड़ा कम बताना है, लेकिन हाँ इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो वो आपका एकदम से कैची होना चाहिए। स्टार्टिंग का जो पहला लाइन लिख रहे हो वो हवा में नहीं होना चाहिए। पहले लाइन को हमेशा सोच समझ के लिखना। ठीक, ये गलती कभी मत करना कि पहले लाइन में कुछ भी लिख के स्टार्ट कर देते हैं, अंदर कुछ अंदर याद आता है ना, फ्लो बनता है तब याद आता है कि अच्छा हाँ ये भी चीज तो था।
ये काम नहीं करना है। जो फर्स्ट लाइन आपका होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन जो है, स्टार्टिंग के जो लाइन्स हैं वो हमेशा एक्यूरेट होने चाहिए, सही होने चाहिए, एकदम से क्लियर होने चाहिए। ठीक, हवा में घुमा फिरी वाली बातें फर्स्ट 3 लाइन में नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये मैनेजमेंट क्या है कि आपने 5 नंबर में बता दिया और 10 नंबर में आपने बता दिया नेचर, जिसमें एटलीस्ट आप 10 पॉइंट्स तो जरूर लिखना, एटलीस्ट 10 पॉइंट्स लिखना कि आखिर हर एक पॉइंट जो है, हर एक जो पॉइंट है आपके नेचर का, वो आपका ये 10 नंबर एक एक पॉइंट पे मिल जाए। और ये याद रखना कि इस क्वेश्चन में जो नेचर लिख रहे हो वो ऐसे पॉइंट्स बना के या नंबर 1 लिख के ऐसे कहानी नहीं लिखनी है, नंबर 2 लिख के ऐसे कहानी नहीं लिखनी है। ये काम आपको नहीं करना है। ठीक, तो क्या करना है आपको, क्या करना है, आपने ऐसे, अच्छा मैं ये पॉइंटर्स क्यों बना रही हूँ, मैं नंबर 1 क्यों नहीं लिख रही हूँ, नंबर 2 क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि मैं तो कहीं ना 10 लिखना है आपको, इसलिए नहीं लिख रही हूँ नंबर 1 नंबर 2, क्योंकि कभी भी आप कोई भी थ्योरेटिकल पेपर लिखते हो तो उसमें एक बताया जाता है, एक अच्छा तरीका होता है कि आप उस चीज को पॉइंटर बना के लिखो, कोई सिंबल के तौर पे लिखो, स्टार बना के, पॉइंट्स बना के, एरो बना के लिखो, ना कि नंबर 1 2 3 4 ABCD करके लिखो। ठीक, ABCD करके लिखोगे दिख जाएगा। अगर मान लो नहीं याद आ रहा है, पूरे 10 के 10 नहीं याद आ रहे हैं, 9 ही याद आ रहे हैं, पॉइंटर्स बनाओगे तो कोई गिनने नहीं जाएगा कितना लिखे हो, लेकिन नंबरिंग खुद लिख के बता दोगे कि कितना लिखे हैं तो सामने पता चलेगा 9 ही तो लिखा है, 1 तो नहीं लिखा, चलो थोड़ा सा मार्क्स काट देते हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पर हमेशा पॉइंटर्स बना के लिखा करो। ऐसे पॉइंटर्स बनाया, अब यहाँ पर हेडिंग लिखो, हेडिंग को बोलने लगाओ, अब फिर उसके बाद आप अपनी कहानी यहाँ पर लिखो। ठीक, फिर सेकंड लिखो, हेडिंग लिखो, सबका हेडिंग होना चाहिए और फिर उसके आंसर्स होने चाहिए। ठीक, तो कभी भी कोई भी नेचर पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे, इंपॉर्टेंस पूछे, फीचर्स पूछे, कुछ भी पूछे, एनीथिंग, काइंड्स तो वैसे भी काइंड्स होते हैं तो उसको तो हेडिंग में ही होते हैं काइंड्स। ठीक, लेकिन ये सारी चीजें हैं, अगर डिस्क्रिप्टिव चीजें पूछ रहा है एकदम से कि नेचर बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ, ऑब्जेक्टिव बताओ, मेरिट बताओ, डीमेरिट बताओ, तो इन सारी चीजों को हमेशा याद रखना, पॉइंटर्स बना के हमें लिखना है और नंबर 1 2 करके नहीं लिखना है, पॉइंट्स स्टार बना के या समथिंग सिंबल के तौर पे बनाकर आपको उस चीज को लिखना है। ठीक, तो ये आपका तरीका हो गया इस पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक, एक दूसरा पार्ट, दूसरा ये 2 पार्ट में अगर बटा हुआ है तो क्या होता है कि दोनों उतने ही रिलेवेंट होते हैं, सेम रिलेवेंसी होती है दोनों पार्ट की, तो ये 7.75 मार्क्स में इसको बांट दिया जाता है कि पहला पार्ट भी 7.5 मार्क्स का लिखो, अच्छा उतना ही पेज, और दूसरा पार्ट भी 7.5 मार्क्स का लिखो, उतना ही पेज। ठीक, इस क्वेश्चन को उस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ऑप्शन क्या है, एक 5 और 10 में डिवाइड करो अगर पूरा 10 पॉइंट आ रहा है, अगर पूरा 10 पॉइंट इसमें नहीं आ रहा है तो 7.5 में डिवाइड करो, उतना कंटेंट इसमें भी लिखो, उतना कंटेंट उसमें भी लिखो। इस तरीके से आप डिस्क्रिप्टिव पेपर को क्वेश्चन मार्क्स के तौर पे, मार्क्स के हिसाब से बांट के आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मैं क्या रही हूँ आपको जो कही थी मैं कि आपके लिए मैंने लिख के लेकर आया है, कि आपके लिए मैंने लिख के आप सॉल्व करके सारे क्वेश्चंस का आंसर लेकर आया है। तो ये आपका एसेंशियल मैनेजमेंट का है 2023 का फुल पेपर सॉल्यूशन, जो कि कहीं से नहीं है, ये मैंने ही बनाया है आपके लिए। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन है देखना कैसे लिखा है। ठीक, कैसे लिखा है मैंने, पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है आंसर शीट में, सबसे पहली बात यहाँ इसलिए लिखी हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि कैसे कौन सा क्वेश्चन कौन सा आंसर है। ठीक, और आपको बता सकूँ कैसे आपको आंसर लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन यही था, हेडिंग डालो, हमेशा हेडिंग डालना है। अगर आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया है, थोड़ा सा दिखा देती हूँ इस पे, अगर आपको ये पेज मिला है, फर्स्ट पेज आपका ये स्टार्ट करना है, तो अब यहाँ साइड में लिखो, मार्जिन में ही लिखना चाहिए वैसे, आंसर नंबर लिखना है, आंसर नंबर 1 था, ऐसे लिख दिया। ठीक, लाइनिंग खींच दी, आंसर नंबर 1 हो गया। आप चाहो तो बीच में हेडिंग डाल सकते हो, बीच में हेडिंग डालो या साइड में हेडिंग डालो, अलाइनमेंट क्या रखोगे आप जानना। ठीक, इस बीच में आपने हेडिंग डाल दिया। ठीक, अब पूरे कैपिटल में डालो या ऐसे रनिंग में डालो, अप टू यू। ठीक, आपकी राइटिंग किस में ज्यादा अच्छी है आप देख लेना। ठीक, तो ऐसे बीच में हेडिंग डाल दिया, मेन हेडिंग आपका यहाँ हो गया। सो यहाँ लिख दूं मैं मेन हेडिंग आपको, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में सिखाया है आपको कि आपको अपने क्वेश्चन का मेन टॉपिक आइडेंटिफाई करना है, किस टॉपिक का ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेन हेडिंग आपने दिया, मैनेजमेंट का पहला क्वेश्चन था। अब मेन हेडिंग लिखने के बाद अब क्या करना है, मेन हेडिंग लिखने के बाद अब इसके अंदर आपको सब हेडिंग डालना है। सब हेडिंग मतलब ये पूछा है आपका, आपने सबसे पहली बात बताई इसकी मीनिंग ऑफ
मैनेजमेंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। एग्जामिनेशन में आंसर शीट में शॉर्ट में नहीं लिखा जाता है, ठीक। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बनाया, अंडरलाइनिंग की, ठीक ठीक। अब इसके अंदर मैंने लिखना शुरू किया, वही चीज मैंने यहाँ पर दिखाया है, ठीक। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट हेडिंग डाली, उसकी मीनिंग लिखी, ठीक। 3 4 5 लाइन का जितना आप लिख सको उतना उसका मीनिंग लिख दो, ठीक। लिखने के बाद उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग क्या डालनी है, सॉरी, नेक्स्ट हेडिंग क्या डालनी है, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। अब अगर डेफिनेशन याद है तो आप जरूर से लिखो, लेकिन हाँ ये याद रखना कि डेफिनेशन जिसकी है उसका ही नाम लिखो, इधर उधर किसी का भी अपने से डेफिनेशन बना के किसी का नाम लिख देना ये सही बात नहीं होती है। तो डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमा में जरूर रहता है, इन्वर्टेड कॉमा में करके जो है उनका ही लिखना है। इज आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप, ठीक। ये आपका डेफिनेशन है। नीचे एक और हेनरी फॉल का डेफिनेशन भी है। तो एक आध डेफिनेशन शॉर्ट मैनेजमेंट का तो याद कर सकते हो, क्योंकि हर टाइम मैनेजमेंट क्या है ये तो पूछता ही पूछता है, ठीक। तो एज इट इज मैनेजमेंट का तो आप याद कर सकते हो, ओके। चलो इसके बाद अब ये कैसे किस पैटर्न में चल रहा है, पैटर्न समझ पा रहे हो। ये 5 नंबर का था और नीचे वाला क्या चल रहा है, 10 नंबर का आ रहा है, ठीक। नीचे वाला क्या है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। हेडिंग डालो, वापस से क्या करना है, सब हेडिंग्स में हेडिंग्स डालने हैं और उसके अंदर लिखने हैं। याद रखना 2 पेन यूज करना इनफ होता है। कलर चेंज कर लेना, एक ब्लू एंड ब्लैक, यही 2 कलर होता है मेन, आपका स्टैंडर्ड यही होता है, एक ब्लू कलर और एक ब्लैक कलर का पेन, ठीक। सो ब्लैक पेन से आप हेडिंग कर दो, ब्लू पेन से आप आंसर लिख दो। इससे साफ तरीका अपने आंसर लिखने का कुछ होता नहीं है। और साथ ही साथ थोड़ा सा स्केल वेल रख लेना, अगर नहीं है आपके पास तो रख लेना, थोड़ा सा अंडरलाइन कर दोगे हेडिंग्स को, और अपने आंसर जब आपका एंड हो रहा है तब वहां पर एक लाइन अंडरलाइन कर देते हो, तो उससे आपकी क्लैरिटी मिलती है एग्जामिनर को भी कि यस ये पहला आंसर यहाँ खत्म, ये दूसरा आंसर यहाँ शुरू, ठीक। तो उसको भी क्लैरिटी मिलती है और थोड़ा सा साफ सुथरा आपका पेपर दिखाई भी देता है, ठीक। फिर आपने एक लिखा मैनेजमेंट से गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, देखो लिखा है ना, हेडिंग लिखा है फिर अंदर एक्सप्लेन किया है। इसी तरीके से आपको भी करना है, ऐसे नहीं कि बस यहाँ से शुरू कर दिया, नंबर 1 डाला और यहीं से शुरू कर दिया कि मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क, ठीक। हेडिंग डालो फिर लिखो, फिर हेडिंग डालो फिर लिखो। 3 हो गया आपका, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। ये 10 आपके लास्ट 10 था। ऐसे लेके लास्ट में कंक्लूजन मन करे दे दो, नहीं मन करे मत दो, कोई बात नहीं, ठीक। ऐसे आपका ये पहला क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक। समझ आया कैसे डिवीजन हुआ था आपके क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज लिख देती हूँ मैं, पहले इस पेज पे आई हूँ तो ये क्या था आपका, सब हेडिंग्स थे। सब हेडिंग आपको लिखना है और फिर अंदर पॉइंटर्स आपको डालते रहने हैं, ठीक। अंदर आपने डिटेल में लिखो, ठीक। याद रखना नॉर्मल स्पेसिंग रखना है, एक्स्ट्रा ओवर स्पेसिंग मत करना, अच्छा नहीं लगता है, ठीक। एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चा पेज भरने के लिए ऐसे फैला फैला के लिख रहा है, तो ओवर स्पेसिंग नहीं करना है, नॉर्मल स्पेसिंग रखना है आपको। 2 कलर पेन यूज करो, स्टैंडर्ड रहता है, सही लगता है, 2 कलर पेन इनफ है आपके एग्जाम में, ठीक। 1 ब्लू एंड 1 ब्लैक। और याद रखना तीसरा चीज, अंडरलाइन करना अपने हेडिंग्स को, अंडरलाइन दी हेडिंग्स, अंडरलाइन दी हेडिंग्स, ठीक। हेडिंग्स अंडरलाइन करो, साथ ही साथ आफ्टर ईच आंसर्स ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन आफ्टर ईच आंसर, ठीक। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ आपके एग्जाम को आपके जो आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो उसको थोड़ा सा खूबसूरत या सुंदर बना देती है, ठीक। चलो अब हम सीधे सॉल्यूशन पे चलते हैं, एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, राइट ए डिटेल नोट ऑन ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, राइट ह्यूमन रिलेशन अप्रोच बताना है, ठीक, टू मैनेजमेंट थॉट। अब मैनेजमेंट थॉट में हमने पढ़ लिया था स्टार्टिंग में, जो आपका आंसर यहाँ लिखा है मैं सारा पढ़ूंगी नहीं, पढ़ूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक। ये आपको कैसे लिखना है ये बता रही हूँ मैं। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के बारे में पूछा है तो अब पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन चलो, ठीक। कहाँ है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, क्या बताता है ये लिख दो, ठीक। स्टार्टिंग में मैनेजमेंट थॉट का इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट क्या ना, तो इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में था, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट में आपका ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आया था, आपने बता दिया।
इसके पहले कौन कौन से आए थे? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट आया था इनके द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आया था हेनरी फ्योल के द्वारा, और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट आया था मैक्स वेबर के द्वारा। ठीक, इस तरीके से आपका ये इवोल्यूशन हुआ था। क्लासिकल अप्रोच में ये 3 थे, उसके बाद नियो क्लासिकल में आपका ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आया था, उसके बाद बिहेवियरल अप्रोच था। तो अभी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पूछा था, तो उसके पहले का थोड़ा सा बताना अच्छा माना जाता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने का अच्छा तरीका होता है। आपने बता दिया कि उसमें क्या फोकस किया था, थोड़ा सा बता दो उसमें पुराने वाले में क्या बात कही गई थी। तो जो पुराने वाले बात में जो कही गई थी उसके कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म थे, जो मैं समझाया अभी अपने लेक्चर्स में, कुछ क्रिटिसिज्म्स थे। उस क्रिटिसिज्म को देखते हुए कि आपका ये 20th सेंचुरी में मैनेजमेंट ने एक नया आपका सोशल सिस्टम को वो लाया था, जिसमें न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में आपका बताया गया कि आपको पीपल्स पे भी ध्यान देना है, ह्यूमंस पे भी ध्यान देना है। तो इस वजह से आपका ये वाला अप्रोच आया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा इसका डिटेल, क्या एक्सपेरिमेंट्स हुआ था, तो हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, ये सारी चीजें मैंने एक अलग लेक्चर में बताया भी था। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी होंगी, बतानी होंगी। देखो डिटेल में बताया है, पहले 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो स्टार्टिंग का पूरा ब्रीफ हिस्ट्री होना चाहिए आपके इस ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का जब आप ब्रीफ हिस्ट्री दे दो, उसका बताओ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का ओरिजिन कब हुआ, कब आया। ये ओरिजिन की बात कर रहा है, ओरिजिन की बात कर रहा है। ओरिजिन ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच हेडिंग डाल के भी लिख सकते हो अलग से, कोई इसमें स्पेसिफिक नहीं कि आपको जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही लिखना है। अपनी तरफ से जो भी क्रिएटिविटी, जो भी अलग तरीके से आप लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक, ऐसे बताओ। फिर उसके बाद स्टार्ट करोगे अपना ये हार्थन एक्सपेरिमेंट में 4 एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, तो इन 4 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में एक एक हेडिंग डाल के आपने बता दिया। आपका जो आंसर है वो 15 नंबर का पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा, और आपने जितना चीज रिलेवेंट है वो सारी चीजों को वहां पर दिखा भी दिया, बता भी दिया। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या आया है? डिफाइन प्लानिंग। डिफाइन प्लानिंग, प्लानिंग बताओ क्या होता है, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। डिफाइन प्लानिंग, प्लानिंग क्या होता है आप ये बताओ। फिर उसके बाद डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ये इतने क्वेश्चन थे। अब इन क्वेश्चन को हम किस तरीके से बांट, 15 नंबर का क्वेश्चन था ना, 5-5 में बांट सकते हैं, 5 के 5 ये और 5 ये। और हमेशा याद रखना, जो पहला पार्ट होता है क्वेश्चन का, ये जो पहला पार्ट होता है वो तो उस पूरे कहानी के बारे में होता ही है, वो पूरे क्वेश्चन का मेन पार्ट, मेन टॉपिक तो होता ही है। लेकिन हमेशा ये टॉपिक जो होता है कम मार्क्स अटेन करता है, कम मार्क्स का होता है, और उसके आगे जो लिखा रहता है वो हमेशा ज्यादा मार्क्स का होता है। क्योंकि 3 चीज पूछा है, तो ये 5 नंबर का लिखना है, ये 5 नंबर का लिखना है, और ये भी 5 नंबर का लिखना है। देख रहे हो ना, पहला पार्ट 5 नंबर का सिर्फ, डेसिमल के बाद जो फुल स्टॉप के बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट आया है वो टोटल मिला के 10 नंबर का हो गया। तो इस हिसाब से आपको अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना है। ठीक, तो आपने देखे डेफिनेशन पहले समझा दिया, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन बोलो या मीनिंग बोलो, मीनिंग समझा दो, थोड़ा ऑथर का डेफिनेशन दे दो। ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करो। 5-5 बांटे थे तो एटलीस्ट 7-7 भी लिख देते हो, या 5-5 ही लिखते हो पॉइंट्स में, तो उतना भी इनफ होता है। यहाँ पर देखिए 7 पॉइंट में मैंने लिखा था, एक्स्ट्रा इसलिए लिख कर लाई हूँ कि आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आपके गुरुकुल, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे अवेलेबल होगा, तो चाहिए होगा तो वहां से आप डाउनलोड करके अपने हिसाब से जो 5 याद हो पा रहा है, 7 याद करोगे तो एग्जाम के टाइम में 5 ही याद आता ही है, ऐसा होता है। इसलिए मैं कहती हूँ 10 याद करके जाओ, एटलीस्ट 7-8 तो याद रह ही जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस है। सिमिलरली इंपॉर्टेंस में 7 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया था आपके लिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब याद रखना, ये जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट, डिफरेंस वाला जो क्वेश्चन होता है, डिस्टिंग्विश करना है लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप को। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, जनरली बच्चे क्या करते हो आप लोग कि 2 पार्ट में, ये पूरा पेज शीट था, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ एक हेडिंग डाला, यहाँ दूसरा हेडिंग डाला, बस एज इट इज लिखना शुरू कर दिया। ऐसे करोगे तो थोड़ा सा मेसी हो जाता है, रीडेबल नहीं रहता है, एग्जामिनर को अच्छा भी नहीं लगता है। तो क्या करना है, पहले आपको अलग अलग इनका मीनिंग बता देना है। ठीक, पहले वाले का मीनिंग, दूसरे वाले का मीनिंग बता दिया, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा। ठीक, एक आपको स्टार्ट मिल गया। ठीक, स्टार्ट मिला, स्टार्ट मिलने के बाद अब आपने क्या किया, इसको इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक, जिसमें आपका क्या होना चाहिए, बेसिस ऑफ डिफरेंस होना ही होना चाहिए। किस बेसिस पे आप अंदर की चीजों को डिफर कर रहे हो, लाइन वाले में और लाइन एंड स्टाफ वाले में, तो बेसिस ऑफ डिफरेंस इंपॉर्टेंट रहता है। इस तरीके से बना के लिखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, अब डिफरेंस है, ये क्वेश्चन डिफरेंस का था, पूरी तरीके से डिफरेंस का था, लेकिन देखो 2 पार्ट में है, ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस देखो, ऊपर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये 5 नंबर का था, 10 नंबर का हो गया था। मैनेजमेंट और नेचर 5 और 10, नीचे वाले में 3 चीज पूछा था, 5-5-5। ये क्या किया,
डिस्टिंग्विश भी करना है लाइन एंड स्टाफ में, उतना ही इंपॉर्टेंट है भाई, डिस्टिंग्विश करना है। दूसरा मेरिट और डीमेरिट भी बताना है उसका, उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं उल्टा कर लो, या तो ये 10 मार्क्स कर लो, ये 5 मार्क्स कर लो, या 7.5 मार्क्स ये कर लो, 7.5 मार्क्स ये कर लो, उस हिसाब से आप अपने आंसर को लिख दो, ठीक। क्योंकि 7.5 मार्क्स हो जाएगा, दोनों का बताना है, इसका मेरिट डीमेरिट भी, इसका भी मेरिट डीमेरिट भी, तो सेकंड पार्ट भी उतना ही लेंथी है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप अपने आंसर को बांट सकते हो। और फिर आपने डिफरेंस यहाँ लिख दिया, डिफरेंस लिखा, देखो यहाँ पर डीमेरिट था और मेरिट था, क्या है आपका मेरिट, 4 मेरिट लिख दिया, 3-4 डीमेरिट, फिर 4 मेरिट और फिर 3-4 डीमेरिट, ऐसे करके आपने लिख दिया। और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है जिसमें ये तीनों करना है। अगर आप ये तीनों आपको आ रहा है तो फिर आप ये अटेम्प्ट करो, नहीं आ रहा है तो स्किप कर दो, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक। इसमें भी आपको सिंपली 5-5 मार्क्स का तो दिख ही रहा है, ये 5 मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का है, सिंपल दिख रहा है, 15 मार्क्स हो गया, ठीक। ये इसलिए बता रही ना, 15 मार्क्स जरूरी नहीं कि हर जगह 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाए, 20 नंबर का ही पूछा जा रहा है तो उसको उस तरीके से डिवाइड करो, 10 नंबर का पूछा जा रहा है तो उसको उस तरीके से डिवाइड करो, डिवीजन लेकिन आपको करना पड़ेगा। फिर पहला क्वेश्चन आपने बताया, एक्सप्लेनेशन दिया, क्यों है भाई ऐसा के बारे में बताया, ठीक, क्यों ऐसा नहीं होता है तो उसका रीजन बताया, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन इतना लंबा जाएगा, 5 नंबर लिख रहे हो तो इतना लिखना पड़ेगा। दूसरा स्टार्ट करो, रोल बताओ, रोल पूछा है तो रोल तो बताना ही पड़ेगा हमें, 6-7 रोल बताया और फिर उसका कंक्लूजन दे दिया। साथ ही साथ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ही बताना पड़ेगा क्यों है, इसको भी देखो हेडिंग और कंटेंट है, हेडिंग एंड देन एक्सप्लेनेशन, इसी तरीके से लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक। लिखा, अब नेक्स्ट स्टार्ट हो गया, बेनिफिट ट्रेनिंग एम्प्लॉय के लिए है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, उस हिसाब से आपने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा। थोड़ा सा बताना चाहो तो एक्स्ट्रा भी बता सकते हो अपने डिफाइंड ट्रेनिंग में। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग, डिटेल में नहीं है, छोटा सा ही है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, ठीक, इसको बता दिया थोड़ा सा। फिर उसके बाद स्टार्ट कर दिया अपना मेन टॉपिक, बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिल रहा है और साथ ही साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिल रहा है। फिर नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता था क्वेश्चन लीडरशिप को लेकर, ऊपर कर दिया मैंने, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप हैं, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी एंड लेजिस्फेयर, ये 3 तरीके के आपके हैं। देखो इसमें कैसे डिवाइड किया करना है हमें, इसमें 5-5 नंबर में डिवाइड हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये, थोड़ा सा बताओ इसके बारे में। दूसरा स्टाइल्स बताने हैं, 5 नंबर का ये क्वेश्चन, कौन सा बेटर और क्यों बेटर है, कौन सा बेटर से पूछा था तो बता देते हैं हमको कौन सा बेटर लगता है, लेकिन क्यों बेटर ये भी पूछ लिया तो मतलब उसको डिस्कस करने का पार्ट हो गया, तो वही 5 नंबर कंटेन करता है। इस तरीके से आपने लिखा, तो आगे क्वेश्चन भी इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, ये सारे क्वेश्चंस। सेकेंड क्वेश्चन दिखाना चाह रही हूँ कंट्रोल के बारे में, तो इंट्रोडक्शन बता दो, डेफिनेशन बता दो कंट्रोल का, कंट्रोल नेचर पूछा है तो नेचर बताओ, के बाद नीड पूछा है, नीड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल, उसको बताया, और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, उसके बारे में बताया। मतलब इवेंचुअली आपको मैंने सिखा दी कैसे आपको अपने आंसर्स को डिवाइड करते हुए मार्क्स के हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है, और क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान देना है वो मैंने स्लाइड पे लिख दिया था आपके लिए, ठीक। इस स्लाइड पे आपको कैसे अपने आंसर्स को लिखना है ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज एक और बताने वाली हूँ वो क्या है, वो आपको ये है कि आपको थ्योरेटिकल पेपर है, तो थ्योरेटिकल पेपर है और आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि आप कुछ चीज छोड़ दो। भले 10 में से 4 ही बहुत अच्छे से आ रहा है, एक 5 वाला समझ नहीं आ रहा है कौन सा करें, लेकिन जो सबसे बेटर लग रहा है उसको भी अटेम्प्ट करना होगा आपको, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट, सबसे पहला आपको हो जाता है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, जितना कहा गया है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चन मतलब ये नहीं कि 10 को 10 अटेम्प्ट करना है, ऑल क्वेश्चन मतलब जितना कहा गया है, स्पेसिफिक जितना स्पेसिफाई किया गया है उतना, स्पेसिफाइड जितना है उतना आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। भले एक आध में कम आ रहा हो लेकिन देन ऑल्सो अटेम्प्ट करो, क्योंकि थ्योरेटिकल है, 15 नहीं मिलेगा, 10 मिलेगा, 7 नंबर मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ना, तो अटेम्प्ट आपको पूरा करना है, ठीक। दूसरा क्या है, ट्राई करना, क्या ट्राई करना है, ट्राई टू मतलब मेक इट इन अ फ्लो चार्ट, ट्राई टू मेक इट इन अ फ्लो चार्ट,
फ्लो चार्ट में बनाने की कोशिश करना। फ्लो चार्ट में मतलब कैसे, प्रोसेस पूछा है तो प्रोसेस आप बना सकते हो, प्रोसेस ऐसे चलेगा, ठीक, ऐसे नहीं चलेगा तो ऐसे करके भी बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे मन करे। फिर कुछ काइंड्स हैं, काइंड्स की बात किया है तो काइंड्स में ये हेडिंग डाला, उसके काइंड्स जितने हैं उसको रिप्रेजेंट कर दो, ठीक। रिप्रेजेंट करने में सारी चीजें ऐसे मैं हाथ से ऐसे बना रही हूँ, बहुत ही गंदा लग रहा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से बना दूं बॉक्स के तौर पे, स्केल यूज करके, पहला यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया और तीसरा यहाँ हो गया, अगर इस तरीके से मैं बना दूं तो थोड़ा ज्यादा सुंदर लगेगा। यहाँ हेडिंग लिख दिया, फिर इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो रिप्रेजेंटेशन अगर फ्लो चार्ट बना रहे हो तो सुंदर होना चाहिए, इसे गोजा गोजा हुआ नहीं, जैसे ये वाला बना है इसको तो मैं देखूंगी भी नहीं, थोड़ा बहुत मन करेगा तो इसको देख लेंगे हम, ठीक। तो इन चीजों को भी ध्यान देना है। मैं बैक करी क्योंकि मुझे लिखना है वहां पर। चलो, तो ट्राई करना जिस चीज में अपना फ्लो चार्ट डायग्राम दिखा सको उसमें वो चीज दिखा देना, ठीक। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन शुड बी कैची। इंट्रोडक्शन जो आपका है, जो मैंने कहा कि फर्स्ट 3 लाइन जो है शुड बी कैची, वो आपका अच्छा होना चाहिए। पहले लाइन पढ़ते ही आप लगना चाहिए कि यस सामने वाले पर्सन ने सही लिखा है, अंदर की जो चीजें होंगी वो भी और बढ़िया ही होंगी, कहानियां नहीं होंगी, ठीक। और इंट्रोडक्शन में याद रखना चीजों को क्या करना है, आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना है। हाईलाइट कैसे करते हैं, हाईलाइटर लेके नहीं जाना हाईलाइट करने। हाईलाइट का मतलब कि अगर ब्लू से आंसर लिख रहे हो तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उसको ब्लैक से लिख दो या उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक। इतना चीजें आपको हाईलाइट करना है और हेडिंग्स में लिखने हैं, अंदर सब हेडिंग्स उसमें रखने चाहिए, हेडिंग्स सब हेडिंग्स उसमें होने चाहिए अंदर, ठीक। अब यहाँ जो हाईलाइट है इसमें ये ध्यान देना कि जो भी हाईलाइट कर रहे हो उस चीजों को लेके आप पूरी तरीके से कंफर्म हो। ओनली हाईलाइट व्हेन यू आर फुल्ली कंफर्म, देन फुल्ली कंफर्म, पूरी तरीके से कंफर्म हो कि हाँ यही होता है। गलत ईयर लिखे हो और उसको लग रहा है कि हाईलाइट कर दें तो वो गलत ईयर जो नहीं दिखना चाहिए था वो भी दिख जाएगा एग्जामिनर को, तो मार्क्स वहां पे कट जाएंगे। तो हाईलाइट तभी करना जब पूरी तरीके से कंफर्म हो कि यस यही आंसर है, यही जो वर्ड लिखे हैं वो सही है, ठीक। तब जाके उसको हाईलाइट करना या ब्लैक से उसको दिखाना, ठीक। तो ये आपका पॉइंट हो गया ये चीज। नेक्स्ट आपका पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आता है कि ये जो आपके क्वेश्चन है, तो मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ, जितने भी क्वेश्चन है कुछ ना कुछ पैटर्न लेके चलते हैं, कुछ ना कुछ उनका फ्लो रहता है। अगर स्टार्टिंग आपका स्टार्ट जो इंट्रोडक्शन है ये आपका अच्छा हो गया तो आगे के आंसर्स आपके बहुत बढ़िया ही जाते हैं, ठीक। और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है तो इस मैनेजमेंट को फोकस करके बता रही हूँ। जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है प्लस थ्योरीज या इवोल्यूशन बोले उसको, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, ये दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। इस वाले पेपर में ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पूछा है, क्या पता नेक्स्ट वाले पेपर में क्लासिकल अप्रोच पूछ ले, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक पूछ ले या हेनरी फ्योल का पूछ ले, ऑथर का नाम लेके भी पूछ सकता है, ऑथर का नाम लेगा और बताएगा इनका बताओ थॉट ऑफ मैनेजमेंट क्या था। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको अल्टीमेटली फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ये दोनों आपके इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पेपर हो चाहे एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट पेपर हो, इन दोनों में आपको ये पढ़ना पड़ेगा ही। अब ये हो सकता है कि उसके अंदर कुछ किसी में मेरिट पूछ ले, किसी में डीमेरिट पूछे, तो क्या पता वो ना पढ़े हो, लेकिन अगर आपको इसका कंटेंट कंसेप्ट क्लियर है कि वो बात किस, जो भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो पर्टिकुलर फंक्शन किस चीज की बात करता है, क्या उसका कंसेप्ट है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीज है, क्या उसके इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या चीज पे ध्यान देना, अगर ऐसे आपको पता भी है तो मेरिट डीमेरिट बनाना, खुद से बना के लिखना इज नॉट अ बिग टास्क, इसका कोई कठिन काम नहीं है। तो ये आपका था पीवाईक्यू क्वेश्चन का, एक तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि किस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है, स्टार्टिंग में क्या करना है, एंड में आते आते लाइनिंग वाला काम आखिरी में कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप आंसर लिखते चलो तो लाइनिंग करते चलो, जब टाइम मिले लास्ट में तो लाइनिंग कर दो, बट हाँ स्पेसिंग नॉर्मल स्पेसिंग रखो, और एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन जब स्टार्ट करो तो वहां भी 2 लाइन का स्पेस छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि सफाई थोड़ी सी दिखे पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में, ठीक। तो कभी कभी ये चीज होता है एग्जामिनर को सेकंड क्वेश्चन दिखता ही नहीं, इतना अंदर उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में जब का के लिख दिया जाता है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट हुआ है, पहला आंसर जो स्टार्ट हुआ है वो खत्म कहाँ हुआ है, और उसमें दूसरा क्वेश्चन भी एड ऑन हो जाता है,
तो आपका एक क्वेश्चन वहाँ पर अपने आप कम हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी, आपको अपने क्वेश्चन आंसर्स, अपना जो आंसर्स लिख रहे हो फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी लिख रहे हो उसमें डिस्टेंस रहना चाहिए और क्वेश्चन नंबर स्पेसिफिक वहाँ लिखना है नंबर। आंसर नंबर 1 लिख रहे हो तो आंसर नंबर 1 लिखो, आंसर नंबर 6 लिख रहे हो आंसर नंबर 6 लिखो। भले उसके अंदर जो नेचर और इम्पोर्टेंस और मेरिट डिमेरिट है उसमें पॉइंटर बना के लिख सकते हो, उसमें नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये था पूरा आपके लिए आज का लेक्चर पीवाईक्यू क्वेश्चंस को लेके। आपके डिमांड पे ये लेक्चर खत्म हो चुका है, लेकिन आपकी डिमांड आएगी, कमेंट करके जरूर बताना। पहले तो ये कैसा लगा आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन का अपना डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो आपको इसको थ्योरेटिकल जो भी इसका कंटेंट है ये भी अवेलेबल है, चाहोगे तो ये आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा, ये पूरा ही आपको अवेलेबल है, सारा बनाया गया है आपके लिए ही। ठीक, सो ये आपको अवेलेबल आपके ऐप पे मिल जाएगा। साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन, आपको ये हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। आपको अब एग्जाम टाइम में आपको डाउट तो नहीं रहेगा किसी चीज़ को लेकर, और अभी भी कोई डाउट बचा रहेगा, ठीक, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आप और डाउट ला सकते हो। मैं जितना तक जा सकी हूँ कि क्या क्या डाउट आते थे मुझे, मेरे टाइम में कौन कौन से डाउट रहते थे, किस तरीके से हम करते थे, तो अपने ही एक एक्सपीरियंस आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो अगर इसके अलावा भी और कोई डाउट रह गया हो तो वो भी ज़रूर बताना, हिचकिचाना नहीं, कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। आपका ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पर आपको ये सुविधा दी जाती है कि आप कुछ भी उसमें जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं आपके पेपर से लेकर वो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक, तो अगर डिमांड भी करोगे तो 1 शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगी पूरे एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट का, एक शॉर्ट में पूरा यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 5 जितना भी है उसमें, उस चारों यूनिट 5 यूनिट का आपको एक 1 शॉट दूंगी। तो इसी के साथ एंड करती हूँ, और जो भी बच्चे आज पहली बार आए हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आज का लेक्चर, और जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स आपके कुछ लेक्चर्स जो एसेंशियल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन फर्स्ट यूनिट का पहला लेक्चर जो होगा वो आपके यूट्यूब पे अवेलेबल भी होगा, तो उसको भी जरूर जाके देख लेना। ठीक है, चलो इसी के साथ आई होप सारे चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज तो बताना भूल गई मैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अननेसेसरी चीजें नहीं लिखनी है। अननेसेसरी मतलब एक्स्ट्रा चीजें, जो मैंने कहा स्टार्टिंग में, एक्स्ट्रा चीजें आप इसमें लिख सकते हो, लिखो एक्स्ट्रा चीजें, लेकिन जबरदस्ती नहीं लिखना है, क्योंकि जो कंपल्सरी पूछा गया है वो तो लिखना ही लिखना है। तो उससे क्या होता है, जब जबरदस्ती चीजें ऐड करते हो तो टाइम कहीं ना कहीं वो भी लॉस होता है। तो टाइम मैनेजमेंट भी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ कहा है कि 10 में से 5 क्वेश्चन करना है, 3 घंटे में करना है आपको ये पेपर सॉल्व, तो वो 3 घंटे में मान के चलो कि आपको हर एक क्वेश्चन को सिर्फ 30 से 35 मिनट ही देना है। उससे ज्यादा आप दोगे तो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूट सकता है, और जनरली ये इशू आते हैं कि मैम मेरा पेपर छूट गया या एक क्वेश्चन हम कर नहीं पाए। तो ये इशू नहीं आना चाहिए आपके साथ। टाइमर आप अपना घड़ी सामने रखो, ठीक, सामने अपने जहां पर लिख रहे हो सामने अपना घड़ी रखो, जो आपका ये एनालॉग वॉच रहता है वो अलाउ रहता होगा वो रखो, और वहां पर फिर टाइम देखते हुए, अगर आप 1 बजे से पेपर स्टार्ट हुआ है, 1 बजे पहला क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू किए हो, तो 1:30 बजे तक 1:35 तक आप अपने पहले क्वेश्चन को खत्म करने की, कंक्लूड करने को। जनरली ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है कि जो पहला आंसर होता है वो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले ही लेता है, 45 मिनट तक वो एटलीस्ट ले लेता है। तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि अगर पहला 45 मिनट ले रहा है तो नेक्स्ट वाले को 20 मिनट में कहीं ना कहीं कंक्लूड करना होगा, 20 से 25 मिनट में। तो इस तरीके से आपको अपने पूरे पेपर का टाइम मैनेजमेंट भी साथ में करते रहना होगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट था, जो कि मैं सबसे आखिरी में बता रही हूँ, बट ठीक है, जो भी लास्ट तक रुके होगे थैंक यू सो मच रुकने के लिए, आपको ये इंपॉर्टेंट चीज भी पता चल गई। अब एंड करती हूँ इस लेक्चर को। थैंक यू सो मच, टेक केयर और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, और जल्दी आपको एग्जामिनेशन की डेट शीट भी आ जाएगी। ओके, थैंक यू।